राधे राधे बच्चों। चलिए आज हम रिवीजन कैप्सूल के डेरिवेशन सीरीज में लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, अब तक हमने 9 डेरिवेशंस कर रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा 1 2 3 का, पहले आप उसे देखिए फिर आप यहाँ तक आइए। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर से 4 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन जो भी है जितना समय होगा उसी के हिसाब से हम इसमें लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला आरंभ करते हैं बच्चों। यहाँ से पहला हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, यानी कि ऑप्टिक्स का एक डेरिवेशन है जिसमें रिफ्रैक्शन पढ़ना हम लोग को एक कॉनकेव साइड से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। ऐसे 4 डेरिवेशंस हैं। तो मैंने आपको एक करा कॉन्वेक्स का रेयर टू डेंसर, कॉन्वेक्स का डेंसर टू रेयर, कॉनकेव का रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो एक समझ जाएंगे तो बाकी चारों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी में कोई समस्या नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बातें जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए हमने क्या किया बच्चों कि एक कर्व सरफेस लिया है। ठीक है, और देखिए रेयर साइड रखा है और इधर डेंसर साइड है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर साइड है और इमेज हमारी जिधर बनेगी हम देखेंगे। ठीक, पहले मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है O और इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे जा रही है जो जा करके यहाँ पे मिल रही है। मैंने कहा ये पॉइंट है A। ठीक बात। अच्छा, इंसिडेंट रे अगर A है और A मेरी नॉर्मल बनेगी। ठीक बात है बच्चों, अगर ये मेरी नॉर्मल है बच्चों तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर ये नॉर्मल है मेरे लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। अगर ये नॉर्मल है मेरे लिए तो रे सबसे पहले इंसिडेंट करेगी, तो ये इसका इंसिडेंट एंगल हो गया आई, यही बनेगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिस मीडियम में रे आती है नॉर्मल का उसी मीडियम में एंगल बनाते हैं। ठीक, अच्छा चलिए अब रिफ्रैक्शन समझते हैं। नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये भी बात श्योर है सबको। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं होता तो ये रेस सीधे सीधे निकल जाती। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ा होगा रेयर टू डेंसर अगर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। तो कुछ नहीं होता तो ऐसे चली जाती, लेकिन अभी जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। इसीलिए मैं इस लाइन को बनाता हूं ताकि हमेशा आप इस बात को समझ पाए। तो ये ऐसे चली जाती, लेकिन अब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, मतलब कि कहीं ऐसे चली जाएगी और यहाँ जाके मिलेगी और ये हमारी फाइनली इमेज बनेगी बच्चों। ठीक बात है, ये रे मेरी ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक पहुंच चुकी है। ठीक बात, तो यहाँ तक और ये प्रिंसिपल एक्सिस की रे है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक बात है, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूरी जो है R होती है, ये सबको पता है। ठीक है, इमेज तक की डिस्टेंस को बच्चों हम लोग V कंसिडर करते हैं, हाँ या ना। ये भी आप लोग को क्लियर होगा, अब तक पढ़ा होगा तो रिवीजन कर रहे हैं तो सारी बातें थोड़ी बहुत तो पता होनी ही चाहिए आपको। ठीक, चलिए ये I हो गया। अब बच गया R कहाँ है, तो देखिएगा ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वही तो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो सबसे पहले इस ऐसे डेरिवेशन में क्या करना है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक, आप I और R ढूंढेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, I और R। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये रे डायग्राम तो बहुत ध्यान से समझना है कि सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाएंगे, सबको क्लियर है कैसे क्यों है। ठीक है, उसके बाद I और R डिसाइड करिए, उसके बाद ध्यान से सुनिए मेरे साथ। ठीक है, सभी लोग गौर से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाने हैं। आप लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 3 एंगल बनाने हैं। पहला देखिए, ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाइएगा वो हमेशा अल्फा बनाइएगा, इमेज के साथ जो एंगल बनाइएगा वो बीटा बनाइएगा। ठीक, और सी के साथ जो एंगल बनाइएगा वो हमेशा गामा बनाइएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसको बिल्कुल एकदम याद करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक बात, उसके बाद बच्चों एक काम आपको और करना है। जब इतना कर लीजिएगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा। ठीक, और इस पॉइंट का नाम आप लोग M दे दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम M दे दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। इस पॉइंट का नाम आप लोग M देंगे बच्चों जहाँ पे ये मिलेगा। ठीक, तो हमारी रे डायग्राम कंप्लीट है। अब हम चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। ठीक बात है, 2 बातों का गौर कीजिएगा। मैं 2 बातें पहले ही आपको ये बात समझा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अप्रोक्सीमेशन है, साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल आई होता है, और ठीक यही बात tan आई के लिए भी अप्लीकेबल है। मतलब tan थीटा के लिए या साइन थीटा के लिए ये बात क्लियर हो जाती है। अगर बहुत स्मॉल एंगल्स है तो, अगर एक कभी क्लास में बताया जाता है, अगर साइन थीटा अगर ये लगभग बराबर आप थीटा कर सकते हैं और इक्वल टू इसको आप लोग अप्रोक्सीमेट इक्वल tan थीटा, ये दोनों आपस में, केवल साइन और tan के लिए ये बात ट्रू है बच्चों। ठीक है, इफ अगर थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, ये लाइन आप लोग को याद रखनी है हमेशा, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक बात है बच्चों, चलिए एक पॉइंट आपने ए बनाया और ए पे हमें स्नेल लॉ अप्लाई करना है। तो सुनिए, सबसे पहले क्या किया मैंने, इसमें लिखा लेट ओ बी
दी ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिया, ओबी के ओ क्या लिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पी क्या है, पी क्या है, पी लेट पी बी द पोल एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर है बात, ध्यान रखिएगा। आई क्या है, एंड आई बी द इमेज। हमने एक ये ले लिया, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 लिया, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 लिया। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब मैं एक काम करूंगा बच्चों, एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने कहा भैया कुछ एंगल है आई और ए बना लिया आपने, तो ओ ए एन आप देखिएगा, लेट एंगल ओ ए एन इक्वल टू आई है, एंड एंगल सी ए और आई, सी ए आई आपका एंगल आर है। ये दोनों बातें क्लियर है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अप्लाइंग स्नेल लॉ एट ए, ध्यान रखिएगा बच्चों, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए। ए पे मैंने स्नेल लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों, ए पे मैंने क्या किया, स्नेल लॉ अप्लाई किया। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, म्यू1 उसी मीडियम में बनने वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल कितना होता है, आई, इक्वल टू, ठीक उसी पॉइंट पे दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है और उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। क्या ये लाइन सबको क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यू1 म्यू2 में पहला एक रिलेशन फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा वो क्या फाइंड करेंगे बच्चों। यहाँ से आप चाहिए तो देखिएगा, इफ आई एंड आर very small, then sin I approximate equal I and sin R approximate equal to R। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर 1 बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस आई और आर की वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दिया जाए, यानी आई और आर को मुझे अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालना है। याद रखिएगा, मुझे म्यू1 म्यू2 जहाँ है कोई समस्या नहीं है, मुझे आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो गौर से सुनिएगा बच्चों, बिना डायग्राम देखे भी मैं आपको बता सकता हूँ। दो ट्राइंगल आपको लेना है, पहला ट्राइंगल आपको लेना है ऑब्जेक्ट के साथ और सी के साथ, तो इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड इन, ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा। अब दूसरा ट्राइंगल मुझे कंसीडर करना है आई ए सी, दूसरा ट्राइंगल लेना है मुझे आई ए और सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ओ ए सी में देखना है आपको, जरा ध्यान से समझिएगा, डायग्राम पे फिर से चलते हैं। ओ ए और सी, जरा देखिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहर वाला एंगल है आई और अंदर के दो एंगल है अल्फा और गामा। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल सामने की दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक बात है इतनी। तो मैं इस ओ ए सी में लिख सकता हूं कि एंगल आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और आई ए सी में मैं लिख सकता हूं एंगल आर इक्वल टू, आप उसमें देख लीजिए जरा पहले एक बार, आप इसमें एक्सटीरियर एंगल देख लीजिए, आई ए सी में एक्सटीरियर एंगल देखिए, आई ए और सी में बाहर का एंगल कौन सा, आई ए सी में बाहर का एंगल है गामा और अंदर के दो एंगल है अल्फा, आर और बीटा, सॉरी आर और बीटा। तो गामा इक्वल टू आप लिख सकते हैं बच्चों, गामा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक बात, अगर आप चाहें तो उस ट्राइंगल में आप लिख सकते हैं गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, और यहाँ से मैं आर निकालूं तो ये आ जाएगा गामा माइनस बीटा। क्या ये दो एंगल आपको क्लियर हो गए, आर और आई और आर, क्या ठीक बात है, ठीक। अब इन दोनों एंगल को पुट इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा म्यू1 इंटू गामा प्लस अल्फा, जो भी आपको समझ में आ रहा है, और म्यू2 गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारा एम सिर्फ इतना है बच्चों कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है और लाके यहाँ पुट कर देनी। बिल्कुल सेट पैटर्न है। क्या किया समझ में आया? डायग्राम बनाना है, स्नेल लगाना है और यहाँ तक हम पहुंच गए, इक्वेशन 2 तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास कुछ एंगल हैं जिनके बारे में हमें वो चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है बच्चों तो डायग्राम पे चलिए। अगर अल्फा बीटा गामा निकालना है तो हम इस डायग्राम को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए, अल्फा बीटा मुझे गामा कैलकुलेट करनी है तो मैं इस डायग्राम पे चलूंगा फिर से। देखिएगा, अल्फा बीटा और गामा, हमें 3 ट्राइंगल फिक्स लेनी है। ध्यान रखिएगा, ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम। ध्यान रखिएगा, जो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। आप इसको यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा, ड्रॉ। यहाँ से एक बात हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM to the प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब चलिएगा यहाँ से जरा सा ध्यान से समझिएगा। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चों, इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल मुझे ऐसे याद है, एक ऑब्जेक्ट के साथ लेना है OAM, ठीक है, कॉमा ट्राइंगल IAM। कैसे लोगे भाई, देखो ना, अब जरा गौर करो। 3 ट्राइंगल चाहिए तभी तो अल्फा बीटा आएगा। पहला OAM, दूसरा CAM, IAM, हाँ या ना? तो देखिए ट्राइंगल बिल्कुल फिक्स है बच्चों। इन ट्राइंगल OAM, IAM एंड ट्राइंगल, इसको M प्रॉपर लिख लीजिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, IAM एंड ट्राइंगल आपको देखिए CAM है। अब हर ट्राइंगल में चलिएगा, इसमें मैं अगर tan अल्फा लेता हूं बच्चों तो tan अल्फा परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, मतलब ठीक, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो OAM में देखिए परपेंडिकुलर AM और ये डिस्टेंस हो जाएगी MO, हाँ या ना? MO, तो AM अपॉन MO, AM अपॉन, हाँ या ना? AM अपॉन AM अपॉन AM अपॉन MO। ठीक, अगर इस ट्राइंगल में लूँ मैं tan बीटा, तो tan बीटा क्या लोगे? AM अपॉन MI, AM अपॉन MI। और तीसरे ट्राइंगल में अगर मैं tan गामा ले लूँ बच्चों तो उसमें भी मुझे AM अपॉन MC मिल जाएगा। क्या ठीक बात है? ठीक है, पॉइंट M very close to P, so AM जो है वो तो AM रहेगा, तो AP हो जाएगा। AM तो AM रहने दीजिए, MO बराबर हो जाएगा PO। ठीक है, MI हो जाएगा बच्चों PI और MC हो जाएगा बच्चों PC। देन जो आपने निकाला है ऊपर tan अल्फा, तो tan अल्फा मेरा हो जाएगा बच्चों, अब चाहो तो ये बात यहीं पे कर सकते हो, tan अल्फा हो जाएगा मेरा AM अपॉन PO। ठीक, और tan बीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा AM अपॉन PI। ठीक है, और tan गामा इक्वल टू हो जाएगा AM अपॉन PC। ठीक, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो इफ, यहाँ देखिएगा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल एंगल्स, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था स्मॉल एंगल्स, देन tan अल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल अल्फा, tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल बीटा एंड tan गामा अप्रोक्सीमेट इक्वल गामा। सो अल्फा इक्वल टू AM अपॉन, अब पीछे जाइए, जो tan अल्फा P वाले लिखे थे आप, तो PO हो जाएगा।
आप देख सकते हैं, अगर आप कॉपी पे आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आपको ये बात नजर आएगी। बीटा हो जाएगा AM अपॉन PI एंड गामा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AM अपॉन PC। पुट these values इन इक्वेशन, आपने जो इक्वेशन बनाई थी अल्फा बीटा गामा वाली बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी बातें आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। जैसे ही आप पुट करेंगे आपको मिलेगा μ1 इंटू AM अपॉन PC प्लस AM अपॉन PO इक्वल टू μ2 इंटू AM अपॉन PC माइनस AM अपॉन PI। क्या यही था भाई? गामा प्लस अल्फा था और गामा माइनस बीटा था, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब जरा यहाँ से ध्यान से समझिएगा, AM कॉमन लेंगे, AM कट जाएगा बच्चों, तो हमारा फाइनल यहाँ से मिल जाएगा कि μ1 1 अपॉन PC प्लस 1 अपॉन PO इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। क्या ठीक बात है? ठीक है। बाई यूजिंग, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 जो भी है मान लीजिए, बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं बच्चों तो आपको PO मिलेगा माइनस U, आपको PI मिलेगा प्लस का V और PC मिलेगा प्लस का R। ठीक बात। पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में पुट करोगे बच्चों तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, आप यहाँ से देखिए जरा, ये मिल जाएगा μ1, आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये अलग है, यहाँ से हम इसको ऐसे करना है। ठीक है, हम यहाँ से इसको अलग से कर सकते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक बात है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जब इक्वेशन 3 में पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3, तो आपको यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल गौर करके देख लीजिएगा कि यहाँ से क्या आपको मिल रहा है बच्चों। जब आप ये काम कर दोगे तो यहाँ देखिएगा, ये आपको मिलेगा μ1 1 अपॉन R ठीक है बच्चों। जब आप इसको पुट कर दोगे तो PC की वैल्यू कितनी है, R है, तो 1 बाई R, U की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन U हो जाएगा, ये माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये R मिलेगा और माइनस 1 अपॉन V मिलेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से है। साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव लेते हैं। कई बार इस चीज में बच्चों को दिक्कत हो सकती है। आप पोल से चलना स्टार्ट कीजिए बच्चों, और जब आप पोल से चलना स्टार्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि पोल की इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव। तो देखिए, इमेज के लिए आपको बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के लिए आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे माइनस यू लिया, इसे प्लस लिया, इसे प्लस लिया। समझ में आ रही है बात? साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में बताया गया होगा। ठीक है, चलिए, अब इसको मैंने कुछ नहीं किया, सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, μ1 बाई R माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 बाई R माइनस μ2 बाई V और U वाले को एक साथ कर देते हैं, तो इसको मैं इधर लाता हूँ बच्चों, तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 बाई R माइनस ये हो जाएगा μ1 बाई R। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं फर्दर तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R। क्या ये ठीक बात है? तो इतनी बात आप लोग को समझनी पड़ेगी बच्चों कि ये कैसे किया गया है। ठीक है, तो इतना आपका ये फार्मूला डेराइव होके इक्वेशन नंबर 4 के तौर पे आ गया है। यही आपका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, रेयरर टू डेंसर की बात है, रेयरर टू डेंसर की बात है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट रेयरर में था और हम गए डेंसर में थे, हाँ या ना? क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ठीक बात है, समझ में आ रही है बात बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाएंगे, इंसिडेंट रे लीजिए, जहाँ पे इंसिडेंट करे पहले वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, और नॉर्मल ध्यान रखिएगा सर्कल का नॉर्मल
अगर एक कर्व का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर पे कट करता है तो इसलिए मैंने इसको सी नाम दिया है, इसको रेडियस कैपिटल आर नाम दूंगा। ठीक बात है इतनी। इमेज तक की पोजीशन को वी माना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू माना। जब आई और आर बन जाए, ध्यान रखिएगा जिस मीडियम में इंसिडेंट हुई उसी मीडियम में तो बनाएंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इधर सोचते हैं किधर बनाना है, नहीं, जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिस मीडियम में रे रिफ्रेक्ट होके जा रही है दूसरे तरफ, उधर जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसे आर बनेगा। कई बार ये सोचेंगे बच्चे ये भी बन सकता है, नहीं, डॉटेड लाइन हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है, तो सॉलिड के साथ बनाना है, ठीक। उसके बाद आप बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में कि ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बनाना है, इमेज के साथ बीटा एंगल लेना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा लेना है। फिर एक नॉर्मल ड्रा करनी है और अपने काम को शुरू कर देना है। उस पॉइंट पे आप स्नेल लॉ लगाएंगे। हर डेरिवेशन इसके चारों में यही काम है, स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे और स्नेल लॉ अप्लाई करके आई और आर, थीटा अगर बहुत छोटा एंगल होता है तो इसको थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा केस में भी थीटा लिख सकते हैं। इन दोनों बातों का यूज करते हुए हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए, इक्वेशन 1। फिर हमने राइट ट्राइंगल लिया और दो ट्राइंगल आपको हमेशा ये फिक्स है, यही ट्राइंगल लेना है आपको, OAC और IAC, कोई सा भी चारों का डेरिवेशन यही लेना है। और बस उसमें ये ढूंढिए कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम बाद अंदर के सामने की दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सामने की दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया। यहाँ पे हमारे लिए गामा एक्सटीरियर एंगल था, इस वाले ट्राइंगल में हमारे लिए इस वाले ट्राइंगल का ए है और इस वाले ट्राइंगल का ए है, क्या ठीक बात है। फिर हमने आई और आर की वैल्यू जिसमें पुट कर दी और ये पुट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर मुझे मेरा एम था अल्फा बीटा गामा को निकालना, तो मैंने 3 ट्राइंगल लिया, फिक्स है, OAM IAM CAM, एक परपेंडिकुलर जो ड्रा किया था वही काम आया यहाँ पे, ठीक। फिर ये ले लिया। फिर हमने देखा कि m जो है वेरी क्लोज टू p होता है, तो हम m को p से रिप्लेस कर दिए डिनोमिनेटर्स में, क्योंकि ऊपर तो m है वो कट जाने वाला था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में रिप्लेस किया, रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद मैंने ये देखा कि इसमें से am कैंसिल हो गया और फिर PO में था तो बाई साइन कन्वेंशन मैंने ये सारी वैल्यू रखी, फिर सॉल्व कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक बात है इतनी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक बात है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये आपका सेकंड है आज का। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। चलिए देखिए इसमें क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे। ठीक बात है। चलिए एक ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया हम लोगों ने, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना है हम लोगों को। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो इसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसी बारे में चर्चा की जा रही है। मान लीजिए ए वाली जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो बाय इंडक्शन इस पर निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा कंडक्टर को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, और इस पार्ट पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक बात। चलिए दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर हम d मान लें, ठीक है, और अगर बच्चों इसकी जो थिकनेस है वो अगर t मान लें, ठीक, तो हमने कहा कि जब एयर है C0 होता है, तो जब एयर फील्ड होता है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। व्हेन एयर फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमारा मेन एम क्या है, हम करते क्या है इसमें, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q है, ठीक, तो हमारा एम है Q इक्वल टू CV, हमें C निकालना है, तो Q बाई V हमारा फार्मूला है, यानी टोटल चार्ज Q तो पता है, किसी भी तरीके से मैं V निकाल लूँ। तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल टू आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितने में वो फैला होगा, जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ठीक बात। तो चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, यहाँ पे भी E0 है क्योंकि यहाँ पे एयर है, तो कितने दूरी में है, D माइनस T में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0 और ये कितने में है बच्चों, D माइनस T में। तो इस वाले फार्मूले को हम ऐसे यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए। क्यों पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल आ जाएगा तो कैपेसिटी मुझे मिल जाएगी मीडियम में जब डाइलेक्ट्रिक होगा। ठीक बात। अच्छा E0 की वैल्यू आप सबको पता है, दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात। तो ये हो जाएगा D माइनस T, हाँ या ना। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन A, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन A।
तो आपका ये टोटल चार्ज Q हो गया अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट ये हो गया D माइनस टी, ये मेरा पोटेंशियल आ गया। क्या ठीक बात है? हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 2। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे पास एक बात ये हो गई कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होती है, एज C इक्वल टू क्यू बाई वी होती है। चलिए Q तो दिया हुआ है, V हमने निकाल लिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। तो ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल बना A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। ठीक, तो हमारा C फाइनल आया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ठीक बात है? चलिएगा ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग को पता है सारी बातें, आगे बढ़ते हैं इसमें। ज़रा ध्यान से समझिएगा, A एप्सिलॉन नॉट, इसमें से अगर मैं D कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस टी बाई डी हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्या ये C नॉट है यानी एयर फील्ड था, और ये 1 माइनस टी बाई डी हो गया। तो इतना हमको ये प्रूव करना था कि जब कंडक्टिंग मीडियम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी इतनी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि जो C है वो ज़्यादा हो जाएगा C नॉट से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से कम है बच्चों। तो अगर आप इसमें इंसर्ट करते जाओगे एट t इक्वल टू डी पे, एट t इक्वल टू डी पे क्या हो जाएगा भैया? एट t इक्वल टू डी पे आप देखोगे कि C जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम कोई कंडक्टिंग मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ या ना? बिल्कुल डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए बच्चों सबको। हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, और ये किस में बात हो रही है? AC में, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक बात? तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कैपेसिटर के केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर E इक्वल टू, अगर हमारा E नॉट साइन ओमेगा टी है, इफ़ इक्वेशन 1 है, देन जो करंट होगी I इक्वल टू आई नॉट, वो इसमें लीड करती है कितने से बच्चों? पाई बाई 2 से। कितने से लीड करती है? पाई बाई 2 से। ठीक है, चलिए, तो हमें ये पता है बच्चों कि जो करंट होती है वो लीड करती है कितने से? पाई बाई 2 से। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर का फार्मूला क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला क्या है? वर्क डन हम निकाल लेंगे, वर्क डन निकालेंगे वही पावर होगा। वर्क डन क्या होती है? पावर। वर्क डन निकाल लेंगे तो वर्क डन क्या होती है? ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल AC में या किसी भी करंट और वोल्टेज जब पता हो बच्चों, तो पावर निकालने का फार्मूला होता है ओवर अ कंप्लीट साइकिल। पहले हम वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन कंप्लीट साइकिल का मतलब हुआ 0 से T, तो वर्क डन हो जाएगा 0 से T E इंटू आई और dt, E इंटू आई dt। हाँ या ना? ठीक बात है इतनी। तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा 0 से T। अगर हम E की वैल्यू रखें तो E की वैल्यू होगी E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक बात है, और I की वैल्यू लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2, और साथ में बच्चों हो गया dt। क्या देखिएगा, इसमें से E नॉट आई नॉट बाहर हो गया 0 से T में, और यहाँ से बच्चा साइन ओमेगा टी, और साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी dt। अब आपको पता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इंटीग्रेट करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमारा ये फाइनली यहाँ तक आएगा आई नॉट ई नॉट बाई 2, और इंटीग्रेशन 0 से 2, ये बन जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी dt। क्या ठीक बात है? इसके बाद मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेट करना होगा बच्चों तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा E नॉट आई नॉट बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। इतना तो आप लोग सीख चुके हैं अब तक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, AC वाले चैप्टर को जाके एक बार देखिए, वहाँ पे इंटीग्रेशन ये सिखाया गया है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, E नॉट आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा, माइनस के साथ मैंने बाहर ले लिया, तो ये हमारा फाइनली बन गया cos 2 ओमेगा टी 0 से T। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, तो E नॉट आई नॉट 2 ओमेगा, माइनस इसमें है, अपर लिमिट रखा
तो cos 2 ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी और इंटू टी माइनस cos 0, ये कैंसल आउट हो गया तो cos 4 पाई बचा। cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, हाँ या ना। तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा, ये जो 2 ओमेगा मिला बच्चों, तो ये 4 ओमेगा हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, 4 ओमेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जो कि आएगा 0। तो वर्क इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर भी हमारी क्या आ गई, 0। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, हाँ या ना। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक बात है इतनी, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों डेरिवेशन आप फटाफट से करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले फिर हम 3 डेरिवेशन लेंगे, ठीक है बच्चों। ये डेरिवेशन सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। जो बच्चे आपके साथी समाची हों, जो पढ़ने वाले हों, जो थोड़े से परेशान चल रहे हों, तो उनको आप ये डेरिवेशन की सीरीज़ रिकमेंड कीजिए, वो देखें, इसको देखेंगे, निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। आप ध्यान रखिए और आप लोग भी बिल्कुल इसको गौर से कीजिए, सभी लोग जो लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत आभार। राधे राधे बच्चों।